नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन असावा और हमारे YouTube चैनल PLC टेक वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ये जो हमारी वीडियो की सीरीज़ है ये है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में। और जो पिछली वीडियोज़ थी उनमें हमने डिस्कस किया कि इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें हम एक एक करके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को समझेंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें हम समझने वाले हैं सीरियल कम्युनिकेशन RS-232 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो RS-232 होता है वो क्या होता है और किस तरह से RS-232 की हेल्प से दो डिवाइस के बीच सीरियल कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं RS-232 के बारे में। तो यहाँ पर RS-232 में जो RS लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म होती है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि RS-232 में जो RS होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो आपको पता होनी चाहिए। आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा RS-232 के बारे में दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो RS-232 होता है वो सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि इसमें जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, वो सीरियल मेथड की हेल्प से किया जाता है। इसमें जो कम्युनिकेशन चैनल होता है वो 1 होता है, तो इसीलिए जो डेटा होता है उसको सीरियली ट्रांसमिट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन में डिफरेंस को समझना चाहते हैं तो हमारी एक वीडियो है, उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप आई बटन को प्रेस करके सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन में डिफरेंस को समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो RS-232 होता है वो होता है सीरियल कम्युनिकेशन। इसके अलावा तीसरी बात आपको याद रखनी है कि जो RS-232 है वो सबसे पुराना सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और इसको 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फ्रेंड्स, आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये जो RS-232 है सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इसको 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन आज भी इंडस्ट्री में इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसकी हेल्प से जो इंडस्ट्रियल डिवाइसेस होती हैं उनके बीच कम्युनिकेशन किया जाता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये जो सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है RS-232, इसका इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इसको सीखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आइए अब समझते हैं कि जो सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है RS-232, तो उसमें जो कम्युनिकेशन केबल्स यूज की जाती हैं वो कौन सी होती हैं और कम्युनिकेशन कनेक्टर्स कौन से होते हैं। तो ये होगा हमारा RS-232 कम्युनिकेशन केबल। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन कराना होता है किसी केबल की हेल्प से, तो ये जो केबल होती है ये डिसाइड होती है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से। तो अगर हमारी कोई डिवाइस है, ये है डिवाइस 1 और ये हमारी कोई डिवाइस 2। सपोज ये जो डिवाइस 1 है ये है कोई PLC
और ये जो डिवाइस 2 है वो है कोई HMI। तो अगर हमें इन दोनों डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन कराना है और डिसाइड करना है कि हमें कौन सी केबल की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों डिवाइस के बीच कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा जिसकी हेल्प से हम इन दोनों डिवाइस को कम्युनिकेट कराएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, इन दोनों डिवाइस को हम RS-232 की हेल्प से कम्युनिकेट कराएंगे। तो यहाँ पर हमें कौन सी केबल की ज़रूरत पड़ेगी? सीरियल केबल की, जो कि RS-232 सपोर्ट करती हो। तो अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा इस तरह की केबल्स सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती हैं। तो आइए समझते हैं इन केबल्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो पहली वाली केबल है, ये जो कनेक्टर है, ये होता है फीमेल कनेक्टर, याद रखना है आपको। इसमें ये होल्स होते हैं। और ये होता है मेल कनेक्टर। तो ये वाली जो केबल होती है, ये होती है सीरियल कम्युनिकेशन की केबल, और इसमें होती हैं 25 पिन्स। लेकिन ये जो केबल होती है, इसकी सारी की सारी 25 पिन्स यूज नहीं होती हैं। बेवजह केबल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो ये वाली जो केबल है, ये पुराने टाइम में यूज की जाती थी। आजकल जो सीरियल कम्युनिकेशन किया जाता है उसमें हम इस तरह की केबल यूज नहीं करते जनरली, अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट ना हो तो मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया है। अगर आप इस तरह की केबल देखते हैं 25 पिन वाली, तो ये होती है सीरियल कम्युनिकेशन की केबल। अब आते हैं दूसरे नंबर की केबल पर। तो ये जो केबल है, इसमें होती है 9 पिन। ये 9 पिन्स होती हैं, और ये इस साइड होगी फीमेल और इस साइड होती है मेल। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन आप दोनों तरफ फीमेल भी ले सकते हैं या फिर दोनों तरफ मेल भी ले सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी जो डिवाइस हैं उनमें किस तरह के कनेक्टर्स दिए हुए हैं पहले से। इसके बाद सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जो तीसरी तरह की केबल होती है वो होती है इस टाइप की। तो एक तरफ इसमें होता है राउंड कनेक्टर इस तरह का, और दूसरी तरफ ये होता है DB9 9 पिन का, जो कि हमने 2 नंबर में समझा था। तो इस तरह की जो केबल्स होती हैं, अगर आप इनको देखते हैं, ये सारी की सारी केबल होती हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर आप 2 डिवाइस के बीच सीरियल कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको केबल की रिक्वायरमेंट होगी। आपको चाहिए सीरियल कम्युनिकेशन वाली केबल। और कौन सी केबल चाहिए, उसके लिए जो डिवाइस होंगी आपकी दोनों, उनके कनेक्टर्स पर निर्भर करता है कि उन डिवाइसेस में किस तरह के कनेक्टर्स दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन सी केबल्स की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने समझा कि जो सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है RS-232, ये क्या होता है। उसके बाद हमने समझा कि जो सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है उसमें जो कम्युनिकेशन केबल्स यूज की जाती हैं वो कौन कौन से होती हैं, उनके कनेक्टर्स किस टाइप के होते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि अगर हमें सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की हेल्प से 2 डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन कराना हो तो किस तरह से करेंगे। तो अब हम समझने वाले हैं
कि जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हमने समझा RS-232, उसकी हेल्प से अगर हमें किसी PLC और HMI के बीच कम्युनिकेशन कराना हो तो किस तरह से कराएंगे। तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स हैं, अगर आप उनको समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से सीरियल कम्युनिकेशन की हेल्प से दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन करा सकते हैं। RS-232 कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है DTE और यहाँ पर लिखा हुआ है DCE। तो सबसे पहले समझ लीजिए क्या होते हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको और ना इन्हें रोज़ रोज़ बोलने की ज़रूरत है, लेकिन एक बार आपको ठीक से समझना होगा कि ये क्या होता है। तो ये जो DTE होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और ये जो DCE होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डेटा कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट। तो इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं कि ये जो DTE होता है ये करता है डेटा को ट्रांसमिट, या फिर इसको ट्रांसमीटर कह सकते हैं। ये होता है ट्रांसमीटर। तो ये जो ट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है, भेजता है। और ये होता है रिसीवर। और ये जो रिसीवर होता है ये डेटा को रिसीव करता है। जो डेटा ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होके आई है उस डेटा को रिसीवर रिसीव करता है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो ट्रांसमीटर होता है उसको हम शॉर्ट में TX लिख देते हैं, और ये जो रिसीवर होता है उसको हम शॉर्ट में RX लिखते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो मान लीजिए हमें अगर किन्हीं दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन कराना है RS-232 की हेल्प से, तो मान लीजिए कि अगर हमें किन्हीं दो डिवाइस के बीच RS-232 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की हेल्प से कम्युनिकेशन कराना है तो किस तरह से कराएंगे। तो मान लीजिए हमारी कोई डिवाइस 1 है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करेगी। इसका मतलब ये डिवाइस होगी DTE। समझ गए आप? DTE वो डिवाइस होती है जो सिग्नल को भेजती है, ट्रांसमिट करती है। ये हमारा कम्युनिकेशन चैनल हो गया। और यहाँ पर हमारी दूसरी डिवाइस हो गई डिवाइस 2, जो कि सिग्नल को रिसीव करेगी या फिर डेटा को रिसीव करेगी, और ये होती है DCE। DCE मैंने समझा दिया आपको क्या होता है, जो कि डेटा को या फिर सिग्नल को रिसीव करता है। ये हो गया डिवाइस 1 और ये हो गया डिवाइस 2। और जो हम कम्युनिकेशन करने वाले हैं इन दोनों के बीच, वो मेथड होगा या फिर प्रोटोकॉल होगा RS-232। तो मैं आपको बता दूं, ये जो डिवाइस 1 है ये कुछ भी हो सकता है। कोई PLC हो सकता है या फिर इसके अलावा कोई और कंट्रोलर हो सकता है। मतलब PLC के अलावा भी और कोई कंट्रोलर हो सकता है, VFD हो सकता है। और जो डिवाइस 2 है वो कोई प्रिंटर हो सकता है, कोई HMI हो सकता है, या फिर कोई भी दूसरी डिवाइस हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम डिवाइस 1
और डिवाइस 2 लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो डिवाइस 1 क्या क्या हो सकता है, डिवाइस 2 क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब समझते हैं कि जो डिवाइस 1 है और डिवाइस 2 है, इन दोनों के बीच अगर हमें कम्युनिकेशन कराना है तो किस तरह से कराएंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स हमको सेट करने होंगे और उनकी वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए। तो ये वाला जो वीडियो है इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि इसके बाद जो सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है RS-232 आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। तो आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारे पास हैं दो डिवाइस 1 और डिवाइस 2। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि दो डिवाइस को हम सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल RS-232 की हेल्प से किस तरह से कम्युनिकेट कराते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होगा इन दोनों डिवाइस को एक कम्युनिकेशन केबल की हेल्प से कनेक्ट करना। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन केबल यूज की जाएगी वो होगी सीरियल कम्युनिकेशन केबल। तो आपको याद रखना है, जब भी आप दो डिवाइस के बीच सीरियल कम्युनिकेशन कराएंगे तो उसके लिए जो केबल यूज की जाएगी वो होनी चाहिए सीरियल कम्युनिकेशन केबल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट करती है उसको हम बोलते हैं DTE, और जो डिवाइस डेटा को रिसीव करती है उसको बोलते हैं DCE। तो यहाँ पर जो डिवाइस 1 है वो DTE की तरह काम करेगी और जो डिवाइस 2 है वो DCE की तरह काम करेगी। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा वो इस तरह से होगा, जो डिवाइस 1 है वो डेटा को ट्रांसमिट करेगी या फिर सिग्नल को सेंड करेगी और जो डिवाइस 2 है वो सिग्नल को रिसीव करेगा। तो आइए समझते हैं इन दोनों डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स को सेट करना होता है। तो मैं आपको बता दूं, सीरियल कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें 4 पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है जिनकी हमें सेटिंग करनी होती है दोनों डिवाइस में। ये पैरामीटर्स हैं बॉड रेट, डेटा बिट लेंथ, पैरिटी और नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स। तो फ्रेंड्स, आइए हम एक एक करके इन चारों पैरामीटर्स को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो बॉड रेट होता है वो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, तो इसका एक ट्रांसफ़र रेट होता है, वो होता है बिट्स पर सेकेंड्स। इसका मतलब है कि जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो 1 सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसफ़र हो रही हैं। एक तरह से आप कह सकते हो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड। तो ये जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है वो हो सकती है 9600, 19200, 38400, 57600, 115200। तो जब भी आप बॉड रेट सेट करेंगे किसी डिवाइस में, इनमें से कोई भी बॉड रेट सेट कर सकते हैं। जनरली आप देखेंगे जो बॉड रेट सेट किया जाता है वो किया जाता है 9600 बिट्स पर सेकेंड्स। और आपको याद रखना है, जो बॉड रेट डिवाइस 1 में सेट किया जाएगा वही बॉड रेट डिवाइस 2 में सेट किया जाना चाहिए।
दोनों का बॉड रेट सेम होना चाहिए कम्युनिकेशन कराने के लिए। अगर बॉड रेट मैच नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपने डिवाइस 1 में जो बॉड रेट रखा है वो रखा है 115200, तो डिवाइस 2 में भी सेम बॉड रेट होना चाहिए। तो इस तरह से आप सीख गए होंगे कि जब भी आप कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स को सेट करेंगे सीरियल कम्युनिकेशन में RS-232 में, तो बॉड रेट को किस तरह से सेट किया जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इसको। अगला समझते हैं डेटा बिट लेंथ। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो डेटा के जो पैकेट्स होते हैं या फिर फ्रेम होते हैं उनको ट्रांसमिट किया जाता है। तो जो फ्रेम होते हैं डेटा के, उनके अंदर कितनी बिट्स हैं या फिर एक बार में कितनी बिट्स ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो या तो वो 7 बिट का हो सकता है फ्रेम, या फिर 8 बिट का हो सकता है। ये होता है डेटा बिट लेंथ। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो 7 या फिर 8। मान लीजिए अगर आपने जो डिवाइस 1 है उसमें सिलेक्ट किया है 7, तो डिवाइस 2 में भी 7 सिलेक्ट करना होगा। दोनों में सेम होना चाहिए। और अगर डिवाइस 1 में आपने सिलेक्ट किया है 8, तो डिवाइस 2 में भी 8 सिलेक्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि दोनों के जो पैरामीटर्स हैं वो आपस में मैच होने चाहिए। आइए अब समझते हैं कि पैरिटी क्या होता है। तो ये जो पैरिटी है, इसकी हेल्प से जो डेटा रिसीव होता है उसका पता लगाया जा सकता है कि जो डेटा रिसीव हुआ है उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई बिट मिस तो नहीं है इसमें। जो डेटा भेजा गया था डिवाइस 1 से डिवाइस 2 को, वही डेटा मिला है या फिर बदल गया है। तो पैरिटी की हेल्प से अगर कोई एरर है डेटा में या फिर डेटा करप्ट हो गया है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। ये होती है पैरिटी। तो अगर आपने जो डिवाइस 1 है उसमें पैरिटी नन कर दी है, तो आपको डिवाइस 2 में भी नन करनी होगी। और अगर आपने डिवाइस 1 में इवन कर दी है तो डिवाइस 2 में भी इवन करनी होगी। या फिर डिवाइस 1 में आपने ऑड कर दी है तो डिवाइस 2 में भी ऑड करनी होगी। तो इस तरह से पैरिटी सेट की जाती है। दोनों डिवाइस में सेम पैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डिवाइस 1 में कर दिया नन और डिवाइस 2 में कर दिया ऑड, तो इस तरह से कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि जो भी पैरामीटर्स होंगे दोनों डिवाइस में सेम होना चाहिए, तभी सीरियल कम्युनिकेशन होगा। तो फ्रेंड्स आइए अब समझते हैं नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स के बारे में कि नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स होती है या तो 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। लेकिन ये होती क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी डेटा ट्रांसमिट किया जाता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, तो उसके डेटा फ्रेम्स होते हैं। हर एक डेटा फ्रेम के बाद कितनी स्टॉप बिट भेजनी है, जिससे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम का डिफरेंस पता लग जाएगा, या फिर ये पता लग जाएगा कि ये जो फ्रेम था वो ख़त्म हो गया है, स्टॉप हो गया है, उसके बाद अगला फ्रेम आने वाला है। तो डेटा को समझने के लिए स्टॉप बिट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 2 मेथड हैं, या तो स्टॉप बिट आप 1 ले सकते हो या फिर 2 ले सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपने जो डिवाइस 1 है उसमें स्टॉप बिट 1 ले ली, तो 2 में भी आपको 1 ही लेनी होगी।
लेकिन अगर जो डिवाइस 1 है उसमें आपने 2 ले ली तो डिवाइस 2 में भी आपको 2 लेनी होगी स्टॉप बिट। तो इस तरह से आप जो सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है उसके पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं और 2 डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन करा सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये जो चारों पैरामीटर्स हैं दोनों साइड में सेम होने चाहिए। जो पैरामीटर्स आपने डिवाइस 1 की साइड एंटर किए हैं वही पैरामीटर्स डिवाइस 2 की साइड एंटर होनी चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपका सीरियल कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप सीरियल कम्युनिकेशन करेंगे तो बॉड रेट, डेटा बिट लेंथ, पैरिटी और नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स केवल इनको सेट करेंगे दोनों साइड में और कम्युनिकेशन कराएंगे। इसके बाद किस तरह से सेट करते हैं उसको देखने के लिए यहाँ पर हम डेल्टा का एक सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, WPL सॉफ्ट। ये डेल्टा PLC का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। देखिए, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन सेटिंग है। तो अगर हम सीरियल कम्युनिकेशन सिलेक्ट करेंगे RS-232, हमने इसको डबल क्लिक किया और कनेक्शन टैब में RS-232 सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स हैं वो चेंज किए जा सकते हैं यहाँ से। तो ये जो डेटा लेंथ है इसकी वैल्यू या तो 7 हो सकती है या फिर 8 हो सकती है। जो डेटा का फ्रेम होगा या तो वो 7 बिट्स का हो सकता है या फिर 8 बिट्स का हो सकता है। इसी तरह से जो पैरिटी होगी वो या तो नन हो सकती है, ऑड हो सकती है, इवन हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद ये जो स्टॉप बिट्स हैं या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती हैं। और बॉड रेट देख लीजिए, पहले से ही कुछ प्रीफिक्स वैल्यूज हैं वही हो सकती हैं, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली 9600 यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये जो 4 पैरामीटर्स हैं केवल इन्हीं को सेट किया जाता है, बाकी किसी भी पैरामीटर से आपको कोई मतलब नहीं है। और इस तरह से आप सीरियल कम्युनिकेशन की हेल्प से 2 डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल PLC टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।